और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आज का सेशन और ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। और आज जनरल साइंस का हम 9th सेट सॉल्व करने वाले हैं और बहुत जोश के साथ करेंगे आज का सेट हम लोग सॉल्व और बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे कि आज सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे और बायो। आज आप लोग बताओगे कमेंट सेशन में कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है एंड आपको कैसा लगता है सेशन। ओके, तो क्लियर है आप लोगों को सब कुछ? तो करते हैं हम अपना शुरू, क्या ये पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो आज साथ साथ में समझते हुए चलेंगे सभी चीजों को, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और मैंने हर बार बोला है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बस वही करो। जिसको साइंस बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज टू विच लॉ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द लाइन दैट ज्वाइन एनी प्लेनेट टू सन, क्या कर रही है? एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है, किसको ज्वाइन कर रही है? ये सन को ज्वाइन कर रही है। प्लेनेट किससे ज्वाइन हो रहे हैं? सन से ज्वाइन हो रहे हैं। स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया किसमें हो रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता और ना मेरी समझ में आता ये क्या कहना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी मीनिंग समझती, एक ऐसी लाइन है जो प्लैनेट्स और सन को जोड़ने लग रही है, वो क्या कर रही है? इक्वल एरिया स्वैप कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो टाइम की बात होती है वो हमारी पीरियड में होती है, एरिया में एरिया की बात होगी। एरिया के साथ साथ किस चीज की और बात हो सकती है? टाइम की भी हो सकती है। अगर हम इक्वल एरिया चलेंगे कितना टाइम लगा पूछते हैं ना ऐसे करके। लॉ ऑफ मोशन, तो लॉ ऑफ मोशन तो हम न्यूटन्स में पढ़ते हैं, तो वो तो नहीं जा सकता, तो मेरा एक ऑप्शन तो गलत हो गया। लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑर्बिट का मतलब क्या है कि वो पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, कैसा है, तो वो तो नहीं जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, लॉ ऑफ पीरियड और लॉ ऑफ एरिया। पीरियड्स भी मेरी समझ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉ ऑफ पीरियड्स। यहाँ पे बात हो रही है सीधा सीधा, ये एरिया बोल रहा है। अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, जिसने सिंपल थोड़ा बहुत समझा होगा, एरिया की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? एरिया, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। अब हम ऑप्शन को, जिसको आता है, अब वो कैसे जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए? जिसको आता है सबसे पहले वो उसको पता होगा क्या? लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड में क्या होता है? ये हमारा केपलर्स लॉ में आता है लॉ ऑफ पीरियड। इसमें क्या होता है हमारा? टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर का क्यूब। कहने का मतलब क्या है? अगर टाइम के साथ साथ हमारा रेडियस भी क्या करेगा? वरी करेगा। अगर ज्यादा रेडियस है, अगर ज्यादा क्या है इस जगह है चलने के लिए, तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मेरे को यहाँ से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो हो सकता है कम टाइम लगे, लेकिन अगर सीधा ही मुझे तमिलनाडु जाना हो तो टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं? ऐसे प्लैनेट्स के केस में भी है, ठीक है। लॉ ऑफ एरिया, अब देखो एरिया, एरिया में किसकी बात की गई है? एरिया की गई है स्विफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन वाला आपको पता है, ये न्यूटन साहब का है वो। और लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट किसके बारे में बताता है? सन और प्लैनेट के बारे में बताता है कि वो कैसा मूवमेंट शो करते हैं, उनका जो पाथवे है वो कैसा है? वो इलिप्टिकल है। कैसा है? इलिप्टिकल। क्लियर है ये वाली बात? इलिप्टिकल कैसा होता है? जो ऐसे करके जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल बोलते हैं। क्लियर है ये वाली क्वेश्चन? चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए आज देखते हैं हम। When brakes is applied in a bicycle, the brake pad touches, क्या हो रहा है? ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं हम। किसको ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं? साइकिल को। सभी ने साइकिल को चलाया होगा। द ब्रेक पैड टचेस द व्हील, नाउ व्हाट स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ द व्हील? क्या स्टॉप करेगा मूवमेंट को? पहले तो ये बताओ। सभी ने साइकिल चलाई है, तब हम साइकिल चलाते हैं, तो हम तब स्टार्टिंग में साइकिल चला रहे होते हैं, तो पेरेंट्स हमें बार बार समझाते हैं, बड़े बहन भाई समझाते हैं कि ना पहले आगे वाली ब्रेक मत लगाना, पीछे वाली ब्रेक लगाना, वरना क्या हो सकता है? गिर सकते हैं। क्यों गिर जाता है? अगर हम पहली वाली अगर ब्रेक लगा देंगे, आगे वाली जो पहली वाली होती है ब्रेक्स, आगे की जो टायर वाली ब्रेक्स, अगर उनको हम लगा देंगे तो हो सकता है वो अचानक से रुकेगा। अगर वो रुकेगा तो हमारा जो मास है, जो हमारा बॉडी का वेट है, वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। हो सकता है हम पलट जाए, साइकिल आगे की तरफ क्या हो जाएगी? डिसबैलेंस हो जाएगी और इम्बैलेंस हो जाएगी, और हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। इसीलिए हमेशा से टायर कहाँ रोका जाता है? पीछे वाले टायर को सबसे पहले ब्रेक लगाया जाता है, पता है ना। अब आप लोग बताओ, वो हमारा साइकिल रुकता क्यों था? ब्रेक से रुकता था, ठीक है। ब्रेक क्या करता था? उसको रोकने की कोशिश करता था। अगर ये पैर नीचे गिर जाए तो मैं क्या करूंगी? इसको रोकने की कोशिश करूंगी। तो ये बताओ, हम वो भी सेम काम कर रहा है, क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं? कभी कभी आवाज भी करने लगता था, तब ब्रेक्स में तब लगाते तो फिर आवाज भी आने लगती है, पता है ना आप लोगों को। तो उसका क्या हो रहा है? फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप करने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है।
द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दी पैड एंड रिम, बताओ मैग्नेटिक फोर्स किस में लगती है, मैग्नेट्स में लगते हैं। वहां पे कोई मैग्नेट का काम दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी पैड एंड रिम, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, बिल्कुल गलत। द फ्रिक्शन बिटवीन दी पैड एंड द रिम, क्या फ्रिक्शन दिख रहा है आप लोगों को, द ब्रेक पैड फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी एंड स्टॉप्स मूवमेंट, अगर ग्रेविटी अगर काम करने लगी ना, अगर ऐसा होने लगा, अगर ग्रेविटी से ही हम रुकते और सारा कुछ होता, तो फिर ना ग्रेविटी से तो हम कभी चल भी नहीं पाते, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा आंसर क्या चली जाएगा, सी चले जाएगा। फ्रिक्शन ही है जो हमें रोकने में क्या आया है, काम आया है। क्लियर है ये वाली बात सभी को, चलिए आगे देखते हैं अब हम। What happens to the irregularities of two surfaces which causes static friction? देखो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन की हमारी बात हो चुकी थी, रोलिंग की भी बात हुई थी, और हमारी किस चीज की बात हुई थी, स्लाइडिंग की भी बात हुई थी। याद है आप लोगों को, स्टैटिक का मतलब क्या है, एक स्टैटिक मतलब जो हिला ना सके हम जिसको, स्टैटिक वो होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मैंने आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को ऑर्डर भी बताया था फ्रिक्शन का, किसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ये क्या है हमारा स्टैटिक है, और उसके बाद से हमारा क्या आएगा, स्लाइडिंग आएगा, रोलिंग आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्लाइडिंग में लगाना पड़ेगा, और सबसे कम हमें किस में लगाना पड़ रहा था फ्रिक्शन, रोलिंग में लगाना पड़ रहा था। जैसे कि मैंने रोलिंग का आपको एग्जांपल दिया था, क्या दिया था मैंने, सिलेंडर दिया था। सिलेंडर को हम लोग तब मूव कराना होता है, तो सिलेंडर वाले भैया क्या करते हैं, उसमें एक पैर मारते हैं आगे से, वो फिर रोल एंड रोल करता हुआ चलता जाता है, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल है। स्लाइडिंग हम कहाँ पे करते हैं, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था ट्रॉली बैग का। हम क्या करते रहते हैं, आगे की तरफ मूव करते रहते हैं, और उसका जो बैग है, उसका जो हैंडल है, उसको हम खींचते रहते हैं और आगे की तरफ चलते रहते हैं। स्टैटिक में क्या होता है, जो पहले बैग आते थे, ठीक है, उनको उठाना पड़ता था, और बहुत सारा ज्यादा अगर बैग भारी हो जाता था तो फिर हम उसको उठा भी नहीं पाते थे, 3-4 लोगों को बुलाना पड़ेगा तब उठेगा वो। और बहुत ज्यादा जो भारी भारी अलमारी होती है, जैसे कि जो लोहा वगैरह है, वो स्टैटिक तरीके से ही उठाया जाता है, उसके लिए किसको मंगाया जाता है, फिर क्रेन्स को मंगाया जाता है। क्लियर है। स्टैटिक में क्या हो रहा है, जैसे कि हमारी ये क्या है, सरफेस है, क्या है ये हमारी सरफेस है, ये क्या होती है, इसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेगा। ये हमारी नीचे वाली सरफेस है जो नॉर्मली जिसपे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसके साथ बहुत अच्छे से क्या बना लेता है, अपने इसके अंदर फंस जाता है बहुत अच्छे से, इसके अंदर क्या हो जाता है, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करता रहता है। हम इसको यहाँ से फोर्स लगाते रहते हैं, ये फिर भी क्या नहीं होता है, खिसकता है। तब हम 4 लोगों को बुलाएंगे, 5 लोगों को बुलाएंगे, 6 लोगों को, जब हम 10 लोगों को बुलाएंगे तब जाकर के ये आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर है ये वाली बात, सभी ने धक्का लगाया होगा ट्रैक्टर में और कार में, कभी लगाया होगा, क्योंकि देखा होगा, या फिर आपने लोग देखा होगा अपने गाँव वगैरह में कि ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है वाली बात। पहले इंजन को स्टार्ट करने के लिए धक्के से किया जाता था। क्लियर है वाली बात, आया समझ में आप लोगों को। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, इंटरलॉकिंग। तो मैं तुम लोगों को इंटरलॉकिंग वही बता रही थी। तो क्या हो गया है, जो सरफेस है वो उसके साथ क्या हो गई है, उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया, और उसके साथ क्या हो गई है, वो उसने क्या कर लिया, लॉक कर लिया है उसको, इसीलिए वो क्या नहीं हो पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है। अगर मैं क्या कहते हैं अपने अगर ये वाली सरफेस है, इसको मैं इसके ऊपर रख दूं और दोनों अच्छे से बॉन्ड बना लें, तो फिर क्या हटा सकती हूँ, नहीं। यही क्या है हमारा, इंटरलॉकिंग बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है वैनिशिंग। वैनिशिंग का मतलब क्या है, कि वो खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो रोल करने लगेगा, रोलिंग करेगा तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा ना, तो नहीं है। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, स्लाइड कराना, ये भी नहीं है। क्लियर है आप लोगों को, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन। लाइक्स एंड कमेंट्स भी करते चलना प्लीज। चलिए आगे देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, Archimedes principles is used to design which of the following। देखिए Archimedes principle हमारी बात हो चुकी है पहले भी। जो Archimedes principle है वो किस पर लगता है, पानी पे। किस पे लगेगा, लिक्विड पे। किस पे लगेगा, लिक्विड पे। हवा पे लगेगा, नहीं लगेगा। रोड पर जैसे हम रह रहे हैं ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा। क्या आसमान में भी लगेगा, कहीं पे भी नहीं लगेगा। जहां पर पानी है वहां पर क्या लगेगा, हमारा Archimedes principle। ठीक है, जो बायोइंट फोर्स है वो कहाँ कहाँ की तरफ मूव करती है, सपोज करो ये क्या है, पानी है। क्या है ये हमारा, पानी है। क्लियर है वाली बात। जो बायोइंट फोर्स होती है वो क्या करती है, ग्रेविटेशन के अपोजिट काम करती है। किसके अपोजिट काम करेगी, ग्रेविटेशन के अपोजिट काम करेगी। क्या है, बायोइंट फोर्स। कहाँ से आई, हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। साहब नहीं बताया था इसके बारे में। क्लियर है वाली बात। बताओ, सबमरीन पनडुब्बी ये कहाँ पे रहती है, पानी के अंदर रहती है। या तो ये पूरी पानी के अंदर डूबी हुई रहेंगी, या फिर कहाँ रहेंगी, तैरती रहेंगी ऊपर की तरफ। मतलब या तो कंप्लीटली इमर्स होंगी पानी के अंदर, या फिर क्या होंगी, पार्शियली होंगी। क्लियर है वाली बात। पार्शियल का मतलब क्या है, आधा। क्लियर है आप लोगों को। सबमर्ज्ड का मतलब क्या है, उसको कंप्लीटली या फिर पार्शियली।
क्लियर है वाली बात। ट्रक्स ट्रक्स कहाँ चलते हैं? रोड्स पे चलते हैं। क्या पानी में चलते हैं? नहीं चलते, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कार्स कहाँ चलती है हमारी? रोड्स पर चलती है। पानी में चलती है? नहीं चलती, तो बिल्कुल गलत। एयरक्राफ्ट हमारे कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। ये हमारा सही है? गलत है, ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? ए चले जाएगा हमारा आंसर, जो क्या है हमारा सबमरीन है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम। Which of the following becomes difficult without a frictional force? इनमें से कौन सा है जो फ्रिक्शनल फोर्स के बिना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? डिफिकल्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर ना हो, अगर एब्सेंट हो जाए, तो हमारे लिए कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है इनमें से जो हमारे लिए बहुत टफ हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है? द मूवमेंट ऑफ डोर। क्या मूवमेंट? अगर डोर का अगर मूवमेंट कराना है, तुम लोगों ने देखा होगा घर में बहुत ज्यादा अगर उनमें जंग वगैरह लग जाती है बहुत टाइम से, अगर हम खोले ना, या तो किसी लॉक को या फिर दरवाजे वगैरह को, लोहे वगैरह का स्पेशली, तो उसमें जंग लग जाती है और फ्रिक्शन क्या हो जाता है उसमें ज्यादा लग जाता है। उसको बंद करना बहुत टफ हो जाता है, या फिर ताले को खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो बहुत पुराना हो गया है तो। क्यों हो जाता है? उसके अंदर फिर हम लोग या तो ऑयल वगैरह डालते हैं या फिर क्या डालते हैं? ग्रीस वगैरह डालते हैं, जिससे कि जो उसका फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर वहां पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर ना हो, तो फिर क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ना, इसीलिए हम वहां पे क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। तो इसमें हमारी मदद करता है वॉकिंग ऑन अ वेट मार्बल फ्लोर। अगर सपोज करो तुम जहाँ पे पानी है वहां पर हम पानी फैला देते हैं, जहाँ पे जो स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, उस पे हम कैसे चलते हैं? दबा दबा के पैर को चलते हैं। एक पैर रखा है, फिर एक पैर को दबाएंगे, फिर दूसरे पैर को दबा करके चलेंगे। ऐसा क्यों चलते हैं हम? इसलिए चलते हैं कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन को हम यहाँ पे भी कम कर रहे थे ना डोर में, और यहाँ पे भी क्या हो जाता है? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। पानी अगर फैल जाता है तो वो हमारे लिए क्या है? वो डिफिकल्ट सिचुएशन है या बहुत अच्छी सिचुएशन है? हम गिरेंगे तो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? ऑब्वियस सी बात है बुरा है। आजकल बहुत ज्यादा, पहले मकान वैसे नहीं होते थे जिसमें टाइल्स वगैरह लगी होती है, आजकल पत्थर वगैरह सब कैसे आ रहे हैं? चिकने आ रहे हैं। इसलिए जितने भी ओल्ड एज पीपल्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है चलने और फिरने में। उनका सबसे पहले यही होता है। तुम लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि वो कहते हैं कि इसमें मैं नहीं चलूंगी, पानी फैला हुआ है, तो है ना? क्लियर है वाली बात। क्योंकि क्या हो जाते हैं? हाथ पैर टूट जाते हैं, और घर में ऐसे बोलते नहीं है पानी फैला हुआ है संभल के चलो। क्लियर है वाली बात। क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है? फ्रिक्शन कम हो गया है, और कम हो गया है तो हम इजीली क्या करेंगे? स्लिप करेंगे। क्लियर है वाली बात। तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है? बी जाने वाला है, प्लेइंग अ कैरम। देखिए जब हम प्ले करते हैं कैरम को, तो हम उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन अगर कम करना होता है उसमें, तो हम उसलिए उसमें क्या मिलाते हैं? पाउडर वगैरह हम मिलाते हैं। वो तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। उसके बाद से क्या है? मूविंग अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हमें अगर बॉक्स मूव करना है, बहुत भारी बॉक्स है, अगर उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग गया, वही स्टैटिक अगर फ्रिक्शन अगर लग गया, तो क्या हम मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ट्रक्स वगैरह में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टायर्स लगाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम करते हैं, और जो उसकी ग्रिप है टायर और उसकी रोड की, दोनों के बीच को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। अगर ट्रक में अगर टायर्स ही ना होते तो क्या कभी ट्रक चल पाता? क्या कभी प्लेन उड़ पाता? क्या कभी कार वगैरह चल पाती या बाइक चल पाती? क्यों चल पा रही है वो? क्योंकि वो क्या कर रही है? रोलिंग करने लग रही। क्या कर रही है? वो रोलिंग कर रही है। क्लियर है वाली बात? हम लोगों को आया समझ में? तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? बी चले जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। When we apply a muscular force, कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम? मस्कुलर फोर्स को हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं विद अ हैमर। किससे कर रहे हैं? हैमर से। Which other force fixes the nail into the wall? देखिए क्या कहना चाह रहा है ये क्या है? हमारे पास एक वॉल है। क्या ये हमारे पास एक वॉल है? हमारे पास एक कील है, सभी ने देखी होगी ये, घर में सभी ने ठोकी भी होगी है अपने घर में। ये क्या है? हमारे पास हैमर है। इसको हम क्या करते हैं? दो कंडीशन ले लेते हैं हम। एक तो पहले वाली है, एक और ले लेते हैं हम ना। जो हमारा क्या है? ये कील है, मतलब नील है, जो इसको हम उल्टा कर लेते हैं। तुम लोगों ने सभी ने देखी होगी ये वाली। हम क्या करते हैं? इसमें हम पीछे से क्या लगाते रहते हैं? इसको मारते रहते हैं। हैमर को क्या करेंगे? हम इसमें मारेंगे ऐसे ऐसे करके। ये क्या करेगा? इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, ये चले भी जाएगा, ये अंदर भी चला जाएगा। वहीं अगर मैं उल्टा अगर ले लेती हूँ नेल को, तो वो क्या करेगा? वो अंदर नहीं जाएगा, बजाय थोड़ा बहुत यहाँ पे होल बना सकता है, लेकिन ये पूरा कंप्लीटली अंदर नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए होता है। ये वाली जब सरफेस आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। क्या है? सरफेस एरिया क्या हो रहा है हमारा? ज्यादा हो रहा है। तो हमें फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा लगाना पड़ेगा। प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा? हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन
यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा एरिया भी कम है, क्या है जो एरिया है वो भी कम है और हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, क्लियर है, और कम प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको अंदर डालने के लिए, लगाने के लिए, ठीक है। हुक जिसको बोलते हैं, सभी ने देखा होगा हुक। स्प्रिंग फोर्स कैसी होती है, जो स्प्रिंग बनाए, क्या ये स्प्रिंग फोर्स है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? इलेक्ट्रॉन्स का काम हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, जी हाँ फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। क्या मैग्नेटिक है? नहीं है। क्यों? मैग्नेट्स ही नहीं आ रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे कम लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन हमारा कम लग रहा है। क्या लग रहा है हमारा, फ्रिक्शन यहाँ पे कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है? क्योंकि हमारा एरिया क्या है, कम है। कहने का मतलब क्या है, फोर्स फ्रिक्शन है जो हमारा, वो किसके इनडायरेक्टली, ये भी क्या है, एक तरह की फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है, एक तरह की फोर्स है, तो ये भी क्या होगी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एरिया के। एरिया जितना ज्यादा कम, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, उतनी ज्यादा लगेगी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़े से में ही काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एरिया था तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ी थी और सीधा क्या हो गया था, इसके अंदर चले गया था, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर है, ये वाला टॉपिक आप लोगों को आ रहा होगा समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सरफेस एरिया ज्यादा था, इसीलिए हमें फोर्स भी क्या लगानी पड़ रही थी, ज्यादा। फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें क्या लगानी पड़ रही थी, ज्यादा। एरिया कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ज्यादा होगा तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, अगर फ्रिक्शन ज्यादा तो एरिया भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। अगर एरिया हमारा कम हो रहा है तो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। मैं एक बार और बना देती हूँ ये वाला आप लोगों के लिए, रुको। कहने का मतलब ये, हमारा फ्रिक्शन क्या लग रहा है, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें कम लग रहा है, इसीलिए एरिया भी क्या है, कम है। अगर एरिया नीचे ज्यादा हो रहा था और फिर हमें फ्रिक्शन क्या लगाना पड़ रहा था, ज्यादा लगाना पड़ रहा था, फोर्स ज्यादा लगेगा और वो अंदर नहीं जा पाएगा और वो टूट जाएगा, हुक जो है हमारा। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं अब हम। What does friction causes to the screws, ball bearing and sole of the shoes? जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या करता है यहाँ पर, बताओ। जैसे कि हमारे स्क्रूज हैं, आप लोगों ने देखा होगा, स्क्रू बॉल बियरिंग्स कहाँ होती हैं, ये गाड़ी में लगी रहती हैं, जो किसको रिड्यूस करती हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए काम आती है, सोल ऑफ द शूज। तब हम जूते चप्पल वगैरह लेते हैं तो एक बार हम उनको पीछे से उठा करके देखते हैं कि उनके अंदर ग्रूव्स कितने हैं। ग्रूव्स का मतलब क्या है, वो कितने गहरे हैं उनके अंदर गड्ढे, जिनके अंदर डिजाइन, ये क्या हमारा शूज है, जैसे कि इसके अंदर ऐसे ऐसे करके डिजाइन बनी होती है ना, थोड़ा गड्ढा गड्ढा होता है, बाकी का प्लेन होता है। हम वही लेना पसंद करते हैं जिसमें ज्यादा हमें क्या मिलते हैं, ग्रूव्स, क्योंकि वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में मदद करेगा, फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगा, तब हम चलेंगे तो हमें स्लाइड होने से क्या करेगा, बचाएगा, स्लिप होने से क्या करेगा, हमें बचाएगा। अगर जहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो तो फिर हम क्या करने लगेंगे, चलते ही रहेंगे, फिर जैसे स्केटिंग होता है वहां पे हम फ्रिक्शन को कम करते हैं और क्या करते हैं, हम कोशिश स्केट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे और जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अब इस वाले को, फ्रिक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन दीज। क्या फ्रिक्शन का इन सबके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है? अभी स्क्रू वाला आप कील से भी जोड़ सकते हो, जो हमने अभी हुक यूज किया था, जो हमने अभी नेल लगाया था वॉल पे, आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। फ्रिक्शन वियर्स आउट दिस मटेरियल एंड डैमेजेस देम। क्या करता है, फ्रिक्शन करता है वियर आउट दिस मटेरियल एंड डैमेज, क्या वो खराब कर देता है इन सारी चीजों को। फ्रिक्शन अवॉइड ऑल द डैमेजेस दैट कुड बी कॉज्ड टू दी और ड्यू टू अदर फोर्सेस। क्या डैमेज कर देता है, अवॉइड करता है डैमेज करना, या डैमेज कर देता है, बिल्कुल गलत। फ्रिक्शन प्रोटेक्ट्स ऑल दीज, क्या फ्रिक्शन प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल गलत। देखो, हमें अच्छा काम करने के लिए हमें क्या चाहिए थे, ऐसे शूज चाहिए थे जिसके अंदर क्या हो, गहरे क्या हो, ऐसे दरारें हो, और क्या हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें फ्रिक्शन वियर आउट दीज मटेरियल और क्या कर देता है, डैमेजेस देम। हमें उनको क्या करना पड़ता है, फिर वापस से क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। थोड़े ना हम इंडेफिनिटली टाइम तक अपने उसको वियर करते रहते हैं। और जैसे कि बॉल बियरिंग्स है, बॉल बियरिंग्स को अच्छे से काम करने के लिए भी उसमें ग्रीस डाली जाती है, जिससे कि हमारा जो वो है कार वगैरह इफेक्टिवली क्या कर पाए, काम कर पाए। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे देखते हैं। इन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग एंड इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर वहां पर कोई फ्रिक्शन ना हो, इमेजिन करो क्या माहौल होगा। अभी तो फ्रिक्शन है, तभी हम रुक जाते हैं, तब मन होता है, तभी हम चल देते, तब हमारा मन होता है, तब हम चलने लग जाते हैं, मन होता है तो क्या होता है, रुक जाते हैं। अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिसमें हम स्लिप करेंगे बस, और कुछ नहीं होने वाला उसमें, गिरेंगे कहीं, फिसलेंगे कहीं, कुछ भी, कोई भी चीज हमारे पकड़ में नहीं आ पाएगी कि हम किसी से रुक जाए, या तो हमें कोई हुक वगैरह लगाना पड़ेगा जिससे हम रुक सकें। क्लियर है वाली बात।
एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर स्टॉप, क्या ऑब्जेक्ट कभी स्टॉप नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, क्या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम बाद। द ऑब्जेक्ट स्टॉप इमीडिएटली, क्या तुरंत ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्लाइंग, क्या उड़ने लगेगा, हमारे पास पंख है कि हम उड़ने लगेंगे, बताओ, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, क्या कुछ टाइम बाद लगेगा, लेकिन ये कंडीशन उसने किसने कैसे दी है कि वो कभी क्या नहीं है, उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, उसने कुछ टाइम के लिए बात नहीं की, उसने हमेशा के लिए बात करी है। स्टॉप्स इमीडिएटली, अगर इस इमीडिएटली स्टॉप होना होता तो हमें क्या चाहिए, इमीडिएट स्टॉप होने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, जो कि नहीं है। हमारे पास आंसर बचता है ये, द ऑब्जेक्ट कैन नेवर स्टॉप, कभी भी क्या नहीं होगा, वो स्टॉप नहीं होने वाला है। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, ए चले जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आगे। What did Archimedes determine after discovering the Archimedes principle? क्या determine किया था उन्होंने, बताइए आप लोग। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, अगेन बता रही हूँ, किसमें काम करेगा, पानी में ही काम करने वाले, किसमें काम करेगा, पानी में। पुराने टाइम पे क्या था, आजकल तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम वो भी बता देते हैं कि गोल्ड है, कि इसमें कितनी मिलावट है। जैसे गोल्ड की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, 24 कैरेट होती है। कितनी होती है, 24 कैरेट होती है। उसके अंदर कितना कॉपर मिलाया गया है, कितना सिल्वर मिलाया गया है। पुराने लोग इन सारी चीजों को अलग अलग तरकीबों से किया करते थे। एक उसी का उदाहरण है हमारे पास, क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। पहले लोग क्या करते थे, अंदाजे से ही बता देते थे कि इसमें क्या है क्या नहीं। आजकल हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। क्लियर है ये वाली बात। तो हम देखते हैं किस किस में। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग्स क्राउन में बता देते थे वो। डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ सबमेरीन, डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ शिप, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि इस चीज की बात नहीं हुई। अब आप लोगों को लगेगा मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क के बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल गलत है, इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, मिल्क के बारे में। क्लियर है वाली बात। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एक। देखो क्यों जाएगा गोल्ड वाला। पहले क्या है, ये हमारा क्या है, राजा का क्रोन है। क्या है, ये हमारे राजा का क्रोन है, देख लेते हैं। इसके अंदर जो सुनार था उसने क्या क्या मिलाया, गोल्ड मिलाया, कुछ अमाउंट में सिल्वर भी मिलाया, और कुछ अमाउंट में उसने क्या मिला दिया, कॉपर। राजा ने क्या दिया होगा उसको, बिस्किट दिया होगा। क्या दिया था राजा ने उसको, बिस्किट दिया गोल्ड का, कि इससे बनाना है ये क्या है, हमारा गोल्ड का बिस्किट है। क्या है, ये हमारा गोल्ड का बिस्किट है। उसने बोला था कि आपको मैं बिस्किट दे रहा हूँ 10 ग्राम का, तो आपको ना 10 ग्राम का ही मुझे क्या चाहिए, मुकुट चाहिए। क्या चाहिए, 10 ग्राम का मुकुट। अब उसने कहा ठीक है। अब ये जो सुनार होते हैं उनके पास गया कि लो अब इसका मेरे लिए बना करके दे दो। अब राजा ने काम किया, राजा को क्या लगा, वाह पूरा 10 ग्राम का बन करके आया है, वो हमें क्या दिखाएगा, वजन दिखाएगा। कहा वाह कितना अच्छा मुकुट आया है। क्लियर है। लेकिन जो उसके मंत्री होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते थे। उन्होंने क्या किया, इसको ना पानी में डाल के देखा, इसको भी पानी में डाल के देखा और इसको भी पानी में डाल करके देखा। उन्होंने फिर क्या, एक बकेट ली, उसमें क्या किया, पानी लिया। एक जगह तो इसको मिलाया था, किसको मिलाया था, ये जो हमारा सिक्का है, ये जो गोल्ड का कॉइन है, इसमें डाला था। और क्राउन को कहाँ पे डाला था, इसमें। क्राउन क्या करने लगा, यहाँ पे मूव करने लगा, तैरने लगा। और ये भारी था, इस जो गोल्ड होता है ये कहाँ पे जाकर के बैठ गया था, नीचे। ये क्यों बैठ गया था नीचे, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या हो चुकी थी, ज्यादा हो गई थी। डेंसिटी क्या थी इसकी, ज्यादा थी। और इसकी डेंसिटी थी वो कम हो चुकी थी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो चुकी थी, मिलावट हो चुकी थी। तो मिलावट हो चुकी थी तो ये क्या करने लगा, ये ऊपर ही जो हमारा मुकुट है वो क्या करने लगा, ऊपर तैरने लगा। तो हमें पता चला कि सुनार ने इसमें क्या कर दिया है, मिला दिया है, और अपने पास क्या रख लिया है, सोना रख लिया है। क्लियर है आप लोगों को, पुराने लोगों को कैसे पता चलता था, समझ में आ रहा है ना सभी को। देखो कर दिया मैंने। क्लियर है ये वाली बात, देख लो एक बार, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना कैसे क्या। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग्स क्राउन। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम। Why are the tires of the car, trucks and bulldozers teared? देख लेते हैं क्यों किए जाते हैं उनके अंदर गड्ढे। देखो ये क्या है, हमारा टायर है। क्या ये हमारा टायर, बना लेते हैं हम, ये रहा। ये क्या है, हमारी रिम है। इसमें सभी ने देखा होगा रिम को। यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे से ग्रूव्स जा रहे होते हैं यहाँ टायर में, ऐसे ऐसे करके। बहुत अच्छी डिजाइन भी बन रही होती है ऐसे ऐसे करके। जितनी ज्यादा महंगी गाड़ी लेंगे उसमें उतने गहरे हमें ग्रूव्स मिलेंगे और अच्छे मोटे मोटे टायर्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है। मारुति देख लो, जो छोटी 800 आती है उसमें छोटे छोटे टायर होते हैं और उसमें ज्यादा ना ग्रूव्स होते हैं, और उसके पहिए कैसे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं इतने, और वो उतने ज्यादा अच्छे से चलते भी नहीं स्मूथली। वहीं मर्सिडीज का देखो या फिर ऑडी वगैरह का देखो, उनके टायर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, और थोड़ा उनका जो थिकनेस है वो भी ज्यादा होती है, और उनके ग्रूव्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं उनके अंदर। उनका स्पीड भी कैसा होता है, अच्छा होता है। ये क्या है, हमारा टायर है। क्या है, ये हमारा
टायर है। अब बताओ इसके अंदर क्यों हमने दो मर्सिडीज, एक तो हमारे पास किसका है, ये है मर्सिडीज का, और ये हमारे पास मारुति 800 का है, ठीक है। ये रहा हमारे पास टायर, इसके अंदर एक ही ग्रूव जा रही है बस, और ये छोटा सा टायर है, ठीक है। अब बताओ ऐसा क्यों किया गया है। द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, के इंक्रीज करने के लिए क्या है हमने व्हीकल को ऐसा, द ट्रेड्स ऑफ द टायर आर मेंट टू ऐड ब्यूटी टू इट्स डिजाइन, क्या हमने ब्यूटी ऐड करने के लिए किया है, टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, या हमने डिक्रीज करने के लिए दिया है किसको, फ्रिक्शन को, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, या फिर हमने क्या किया, इंक्रीज किया है फ्रिक्शन को, एंड टू गिव अ बेटर ग्रिप टू देम ऑन द रोड, और बेटर ग्रिप। बताइए आप लोग खुद सोचिए, आप लोग तो चलाते भी होंगे कुछ लोग आप में से, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए। देखो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किसको, स्पीड ऑफ द व्हीकल को। ऐसा है स्पीड तो सभी में क्या दी होती है, उतनी दी होती है, 100 110 120 जितनी भी दी होती है, 160 तक 170 80 जितनी भी है, ठीक है। और क्या क्या हम ब्यूटी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, क्या हमारा ब्यूटी ऐड करना पर्पस है, ब्यूटी तो हम उस कार के डिजाइन में दिखाते हैं ना, टायर का कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पे अगर फ्रिक्शन अगर डिक्रीज हो गया तो हम हमेशा क्या करते रहेंगे, कार में बैठ के घूमते रहेंगे, कभी हम रुक ही नहीं पाएंगे, तो गलत है ये भी, है ना। तो इंक्रीज फ्रिक्शन, क्या हम इंक्रीज करना चाहते हैं फ्रिक्शन, हाँ हम इंक्रीज करना चाहते हैं। जितना ज्यादा, मैंने अभी आप लोगों को एक रिलेशन बताया था, जितना ज्यादा हमारा फ्रिक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा एरिया का। तो देखो बड़े वाले टायर का अगर एरिया ज्यादा है तो इसीलिए हम उसको क्या मिलेगी, बेटर ग्रिप मिल पाएगी रोड पर। क्लियर है वाली बात, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी चले जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। कंपेयर रोलिंग फ्रिक्शन एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रोलिंग और इसको, स्लाइडिंग को। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चन को। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या रोलिंग फ्रिक्शन, मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, अभी भी बता देती हूँ। सबसे ज्यादा किसका होता है, हमारा स्टैटिक का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, स्टैटिक का। फिर किसका होता है, हमारा स्लाइडिंग का होता है, किसका होता है, स्लाइडिंग का होता है। फिर किसका होता है, हमारा रोलिंग का होता है, किसका होता है, रोलिंग का होता है। बताइए आप, रोलिंग और ये दोनों इक्वल रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, बिल्कुल गलत। और इक्वल टू और लिखा हुआ है, रोलिंग फ्रिक्शन इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द फ्रिक्शन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा फ्रिक्शन है स्लाइडिंग से, पहले ही देखते ही गलत। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या छोटा होता है, ऑब्वियसली बात है छोटा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल गलत। हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमारी फिजिक्स होती है यहाँ तक, अब हम करेंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन को, करेंगे जनरल साइंस का। देखते हैं आज कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है वाली बात, चलो करते हैं आज हम। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिलिकॉन, क्या है ये हमारा सिलिकॉन, और इसका जेड नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 14, इज प्लेस्ड बिटवीन एंड। देखो मैं आज तुम्हें ना कुछ एलिमेंट बताऊंगी, ट्रिक्स ट्राई करती हूँ बताने की कि क्या क्या है। ये क्या है हमारे पास, कार्बन के नीचे ही बैठती है कौन, SI, फिर G होता है, SN होता है, फिर हमारा क्या होता है, PB होता है, ठीक है। उससे पहले, कार्बन से पहले क्या आता है हमारा, बोरॉन आता है, फिर आलू आता है, फिर बैगन आलू। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इसकी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। और इधर की तरफ बोरॉन कार्बन, इधर क्या आएगा हमारा, नाइट्रोजन आएगा। देखो क्या होने वाली है इसकी ट्रिक, हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे सिलिकॉन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है सिलिकॉन के बीच में यहाँ पे कौन है। तो देखो मैंने तुरंत बता दूंगी क्या है, एल्यूमिनियम आएगा और क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा। मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि मुझे इसकी क्या याद थी, ट्रिक याद थी। क्या है ये, बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या है ये, बैगन आलू गाजर इन थैला। और ये क्या है, हमारा कार्बन है। मेरे को पता है कार्बन के नीचे ऐसा ही है, क्योंकि मुझे याद है, कहीं सीता जी सुनो प्रभु। क्या है ये हमारी, कहीं सीता जी सुनो प्रभु। और ये क्या है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या है ये हमारा, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्लियर है आप लोगों को, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, ये वाला चले जाएगा, ANP वाला चला जाएगा। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन, किसमें हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा गया है, एक्टिनोइड्स में रखा गया है, पीरियड नंबर 6 में रखा गया है, पीरियड नंबर 7 में रखा गया है, लेंथेनॉइड्स में रखा गया है। देखो रखा तो एक्टिनोइड्स में ही गया है, किस में रखा गया है, एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स ही है जिनको हम क्या बोलेंगे, पीरियड नंबर 7 भी बोला जाता है। तो हमारा ए भी करेक्ट होगा और सी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। पीरियड नंबर 6 को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को सारा कुछ, चलिए आगे चलते हैं।
एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक्टिनियम का हमारा कितना होता है? 89 होता है। ये आप लोगों को याद करना है। अब देखो एक्टिनियम में ही एक्टिनियम एक्टिनियम को आप लोग ऐसे करके भी तो कर सकते हैं ना, ऑक्टिनियम की तरह। ये जो हमारा ए है ये किसकी तरह साउंड करता है? ओ की तरह कर रहा है ना यहाँ पे, ऑक्टिनियम। ऑक्टोपस होता है ऑक्ट। तो क्लियर है? तो आप लोग को याद आएगा कि वहां पे क्या आने वाला है? 8 आने वाला है। और खुद ही बता रहा है नियम, नियम का मतलब क्या होता है? 9। क्या हो रहा है? 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो उसी से समझ में आ जाएगा क्या आएगा? 9 आएगा। हम ऐसे करके लिखते हैं ना 9 को भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 89 चला जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए बाकी के ऑप्शन को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज आप लोगों को ये याद करने हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ब्लैंक इज देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए पहले ये बात है, हमारे पास एक सैचुरेटेड होते हैं और एक क्या होता है हमारे पास? अनसैचुरेटेड होते हैं। देखिए बताती हूँ अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है। आज हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखो सैचुरेटेड, कभी भी वर्ड आए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन बनानी है तो उसमें क्या आएंगे? कार्बन के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएंगे। और आप लोगों को पता होगा कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम इसके हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हुए चलेंगे? 4 बॉन्ड बनाते हुए चलेंगे। सपोज करो मैं ये वाला कार्बन ले रही हूँ और मेरे को देखना है इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं। क्या लिया है मैंने? कार्बन लिया है। क्या लिया है मैंने? कार्बन लिया है। अब इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? एक ये रहा, 2 3 4। अगर मुझे इस वाले कार्बन के देखने हैं तो 1 2 3 4। अगर मुझे इस वाले कार्बन के देखने 1 2 3 4। कहने का मतलब है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? अब हम अगर अनसैचुरेटेड की बात कर लें तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा दिखाई दे रहा होगा होपफुली। चलो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा? इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ सकता है। क्या आएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, ठीक है, फिर आपसे पूछूंगी यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अभी कार्बन कितने बॉन्ड आ रहा है? 1 2 3 ही बना रहा है। एक हम ऊपर लगा देंगे 4। अभी भी 3 बना रहा है, एक हम नीचे लगा देंगे 4। मेरी मर्जी, नीचे नहीं लगाना, मैं कहाँ लगा दूंगी? ऊपर लगा दूंगी। जहां मुझे ठीक लगेगा वहां लगा दूंगी। अगर मुझे ऊपर ठीक नहीं लग रहा है, कहाँ ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऊपर नहीं लग रहा है ठीक, तो मैं कहाँ बना दूंगी इसके बॉन्ड्स को? नीचे बना दूंगी। क्लियर है ये वाली बात आपको? तो भी इसके कितने हो जाएंगे? पूरे हो गए 4 4। ये होते हैं। या तो हमारा अनसैचुरेटेड कहने का मतलब क्या है? मेरा अनसैचुरेटेड कहने का मतलब है या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए या फिर क्या आ जाए? उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। क्लियर है वाली बात? आ रहा है सभी को समझ में? ट्रिपल। देखो कहीं भी एन वर्ड आए, क्या वर्ड आए? एन। एन का मतलब क्या होता है? यही हमारा क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। देखो एथ, एथ का मतलब कितना होता है? 2 होता है। देखो मैं तुम लोगों को कुछ नाम बता देती हूँ कि किसका मतलब क्या होगा। मैथ का मतलब होता है एक कार्बन कंटेनिंग। एथ का मतलब क्या हो जाएगा? जो 2 कार्बन कंटेन करेगा। और प्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा? जो 3 कार्बन कंटेन करेगा। और ब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? जो 4 कार्बन कंटेन करेगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? एक पेंट होता है जो कितने कार्बन कंटेन करेगा? 5 कार्बन कंटेन करेगा। हेक्स होता है जो कितने कार्बन कंटेन करेगा? 6 कार्बन करेगा। ऐसे हमारे पास एक होता है हेप्ट होता है, वो कितने कार्बन कंटेन करेगा? 7 कार्बन कंटेन करेगा। ऐसे हमारे पास ऑक्ट होता है जो कितने कार्बन कंटेन करेगा? 8 करेगा। इतना आपको याद करना है सिर्फ और सिर्फ। एन आ जाएगा कहीं पे भी, उसका मतलब क्या है? सिंगल कार्बन की क्या बनी हुई है? चेन। यहाँ पे 2 दिए हैं तो मैंने 2 कार्बन बना दूंगी, साथ में इसकी वैलेंसी क्या कर दूंगी? सेटिस्फाई, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। ब्यूटेन के लिए आप लोगों को बना करके लाना है, मैं आपको बता देती हूँ कितने बनाएगा ये? 4। आपको प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ मेरे साथ साथ। क्लियर है? अब आप लोग बताओगे कैसे गए इसके, मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। उसके बाद से मेथेन में कितने आएंगे? हमारे पास एक ही कार्बन आएगा। देखिए बेंजीन दिया हुआ है, नाम के पीछे क्या आ रहा है? इन आ रहा है। नाम के पीछे क्या आ रहा है? इन। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? इनका मतलब डबल बॉन्ड होता है। इनका मतलब क्या होता है? हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। और वहीं अगर आयन आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है ये वाली बात आपको? लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है ई, तो हम क्या करेंगे? बेंजीन की क्या होती है? रिंग होती है, तो हम बनाएंगे 6 कार्बन की रिंग बनाएंगे। उसके बाद से इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? पाई बॉन्ड डाल देंगे। क्लियर है? ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? अनसैचुरेटेड पूछा हुआ है, सी वाला हमारा आंसर चले जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ये पूरा समझ में आया ना आप लोगों को? एन इन आइन सबसे पहले आपको याद करना है। इन में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। इन में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। आयन में क्या आएगा? हमारा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्लियर है ये वाली बात? उसके आगे क्या आएगा हमारे पास? उसके बाद से हमारे पास आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड कौन? जिनमें सिंगल सिंगल आएगा बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड कौन? या तो उनके अंदर डबल बॉन्ड आएंगे या फिर क्या आएंगे हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड।
मैथ को हमने 1 कार्बन बोला है, एथ को 2 कार्बन बोला है, प्रॉप को हमने 3 कार्बन बोला है, ब्यूट को क्या बोला है हमने 4 कार्बन बोला है। क्या बोला है हमने 4 कार्बन। पेंट को 5 कार्बन बोला है, हेक्स को 6 कार्बन बोला है, हेप्ट को 7 कार्बन बोला है और ऑक्ट को क्या बोला है हमने 8 कार्बन। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया। बेंजीन की रिंग होती है जिसमें कितने कार्बन है 6। देखिए कैसे हैं 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। देखो ये सारे के सारे जितने भी हैं सिंगली वो क्या है हमारे सिग्मा बॉन्ड है, और जो ये साथ में ये आ रहा है जो हमने एक्स्ट्रा लगाई है क्या होते हैं हमारे पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। According to Newland's octet rule, iron, which resembles blank and blank in properties, is placed far away from these elements. किससे दूर है ये सारा कुछ बताइए। न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेट किस चीज के बारे में वो बोल देते हैं हर 8वें पे क्या करेगा एलिमेंट रिपीट होगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को क्या करेगा रिपीट करेगा। तो हमारे पास क्या चले जाएगा CO और NI चले जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा डी ब्लॉक का एलिमेंट है फीओनी। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। बताइए क्या जाएगा इसका आंसर 2,6 क्या दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हम सबसे पहले बोरॉन से, हम पी ब्लॉक का देख रहे हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है फ्लोरीन है, और लास्ट में क्या है हमारे पास नियॉन है। एक सेकेंड। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है हमारे पास नियॉन है। क्लियर है वाली बात। हम बना लेते हैं, पहले एक टेबल बनाएंगे आज हम। देखो ये सारे के सारे में ना एक चीज कॉमन होगी, इनमें S2 हमेशा फुलफिल्ड रहेगा। S2 क्या रहेगा हमेशा भरा हुआ रहेगा। पी ब्लॉक है, पी में कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास। कहने का मतलब ये है पी में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही अलाउड है भरने। यहाँ पे कितने रखेंगे हम, कितने भर सकते हैं यहाँ पे हम 2 4 5 6। देखो ये 1s1 है, क्या ये हमारा 1s1 है, ठीक है। लेकिन ये किस में आते हैं सेकंड पीरियड में आते हैं। आप लोगों को याद होगा हाइड्रोजन और हीलियम हमारे कौन से पीरियड में रखे हुए हैं फर्स्ट पीरियड में रखे हुए हैं। कौन से में रखे हुए हैं फर्स्ट पीरियड में, और सेकंड पीरियड में हम लोग इनको पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एस ब्लॉक रखा हुआ है, उसके बाद से इधर ये सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं किसमें सेकंड पीरियड में। क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे हम पी का कितना भर सकते हैं 1 भरेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, सबसे पहले हम एस को भरना चाहते हैं। यहाँ पे 2s2 सभी में क्या रहेगा फुलफिल्ड रहेगा। 2s2 सभी में क्या है हमारा फुलफिल्ड है। 2s2 फुलफिल्ड है, 2s2 क्या है फुलफिल्ड है। क्लियर है 2 2 सभी में आ गया। अब मुझे पी करना है, पी में कितने 1 2 3 4 5 6 मैंने भर दिए, ठीक है। अब आप लोग बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 + 1 कितना होता है हमारा 3, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 + 4 हमारा 6 हो जाएगा, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 2 + 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है 2,6 बताओ। मैं क्या बता नहीं सकती यहाँ से देख करके 2,6 में क्या आएगा हमारा 2,6 में क्या आएगा हमारा 2 तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है हमारा। ये वाला जो हमारा ये 1s2 वाला 2s ये 1s2 है ना, 2 पूरा फुलफिल्ड है यहाँ पर। तो आया समझ में। 2 ये रहे हमारे, ये वाला 2 दिख रहा है ना, ये 2 + 2 यहाँ पे हमने भरे हुए हैं ये पहले से। ये कितने दिए हुए हैं हमारे पास 2 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है, आप लोगों को बस इतना करना है। यहाँ पे 3 आएगा, बोरॉन 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये 6 पर है, ये 7 पर है, ये 8 पर है। कहने का मतलब क्या है ये पूरा फुलफिल्ड है, इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं किसमें नियॉन में। ये क्या है पूरा फुलफिल्ड है। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या चले जाए नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछता कि बताओ अगर आप लोगों को बोलेगा वो 2,7 बोला होता तो हमारा आंसर क्या चले जाता 2,7, 2 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, हमारा क्या आंसर चले जाता 2,7 में हमारा आंसर। क्योंकि 1s2 तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था फुलफिल्ड है। 2 + 5 कितना होता है हमारा 7 होता है। तो मेरा आंसर क्या चले जाता नाइट्रोजन चले जाता। क्या जाता नाइट्रोजन। क्लियर है आप लोगों को, है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन, देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में भी क्या रहता सेम रहता, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन भी किसी के नीचे आते हैं इसी के नीचे आते हैं। क्लोरीन ये रहा, और क्या हो जाता हमारा ब्रोमीन, ब्रोमीन में भी क्या रहता सेम रहता, जो किसके अंदर होता फ्लोरीन के अंदर होता। क्लियर है। ऐसे ही ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है हमारा सल्फर होता है, नाइट्रोजन के पीछे क्या होता है हमारा फॉस्फोरस होता है, कार्बन के नीचे क्या होता है हमारा SI होता है, बोरॉन के नीचे क्या होता है हमारा एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है एल्यूमिनियम होता है। क्लियर है आप लोगों को सारा कुछ। चलिए आगे चलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
In modern periodic table, there is an anomaly when it comes to the position of, because it can be placed either in group 1 और ग्रुप 7 इन दी फर्स्ट पीरियड। बताओ आप लोग, बच्चा बच्चा जानता है इस आंसर, इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, हाइड्रोजन जाएगा। क्या जाएगा इसका, हाइड्रोजन। आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में ऐसे करके हमारी पीरियोडिक टेबल बनी रहती है, यहाँ पे हमेशा हम किसको रखते हैं, हाइड्रोजन को रखते हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं जाएगा तो 17 पीरियड हमारा कौन सा है, वही हमारा कौन सा है, सॉरी ये कौन सा है, ये हमारा फ्लोरीन वाला। कौन सा है ये हमारा, फ्लोरीन वाला। वहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। चलिए एक बार ना मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको आप लोग, इसमें भी एक ट्रिक है। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और क्या है, नियॉन है। ये कौन सा पीरियड है हमारा, 18 है, ये 17 है, ये 16 पीरियड है, ये 15 पीरियड है, ये 14 पीरियड है और ये कौन सा है, 13 पीरियड। मैंने अभी आप लोगों को कुछ बताया था कि ये क्या है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास टोटल 3 थे, इसके पास 4 थे, इसके पास 5 थे, टोटल इसके पास 6 थे, इसके पास 7 थे, इसके पास 8 थे। आप लोगों को क्या करना है, बस ये पीछे वाला है ना जो लास्ट वाला दिया हुआ है, जो उनके पीरियड के लास्ट वाला, ये तो आप लोगों को याद होगा, बस वही देखना है, बस वही देखना है, ठीक है। अब आप बताओ 16 में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये तो ऑक्सीजन का है। 16 ग्रुप हमारा किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। मैंने ये ट्रिक बताई आप लोगों को, और जो मैंने पहले बताया था वो कॉन्सेप्ट बताया था, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। In which of the following classification are the elements arranged in order to their increasing atomic number? Atomic number के हिसाब से हमने लिखे हुए हैं, किसमें लिखे हुए हैं बताइए आप लोग, किसमें लिखे हुए हैं हमने, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आज भी हम उसी को पढ़ते हैं, आज भी हम उसी को मान्यता है। तो हमारा क्या चले जाएगा, ये सारे के सारे हमारे किसमें काउंट होते हैं, ये कि आए थे साइंटिस्ट और चले गए, बस उसी में काउंट किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब। ब्लैंक इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 17। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसी का हम लिख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, नीचे भी हमारा एक होता है 80 होता है, क्लियर है। फिर कल बाहर आई, ठीक है, फिर कल बाहर आई, क्लियर है ये वाली बात। तो देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी है इसकी वो क्या होगी, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, सबसे नीचे हमारा कौन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। कौन आ रहा है, आयोडीन। तो हमारा आंसर भी क्या चले जाएगा, आयोडीन चले जाएगा। क्लियर है आपको, चलो आगे चलते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, देखो सभी को पता होगा कैल्शियम तक तो सभी को एलिमेंट्स याद होंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है, नंबर कितना होता है हमारे पास, 20 होता है। डबल कर दो उसका कितना हो जाएगा, 40। वही क्या हो जाएगा हमारे पास, एटॉमिक मास हो जाएगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, दिखते ही आंसर लगाओ बी। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द आइटम विच डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। सेलेक्ट करना है जो इसके ग्रुप से नहीं करता है। देखो ये वाला हमारा 18th ग्रुप है। कौन सा ग्रुप आ गया है हमारे पास, 18th ग्रुप, जो हमारा किसमें मिलेगा, पी ब्लॉक में मिलता है। किसमें मिलता है, पी ब्लॉक में, ठीक है। ये क्या है नी अगर कर 0 रन, ठीक है। आप लोगों को इतना याद करना है। ये बताइए हीलियम है, ये हमारा क्या होता है, नियॉन होता है। ये क्या है हमारे पास, आर्गन है, ये क्रिप्टन है, ये जीनोन है। हमें क्या दिया हुआ है, जीनोन यहाँ पे दिया हुआ है, हीलियम सबसे ऊपर दिया हुआ है, नियॉन कहाँ पर है हमारा, ये रहा, और जिंक हमारा यहाँ पे कहीं पे आया था, नहीं आया था। तो हमारा आंसर चले जाएगा ये वाला। ऐसे भी जिंक होता है, वो हमारा डी ब्लॉक का है। किसका, ये हमारा डी ब्लॉक का है। और कौन से ग्रुप में मिलता है ये हमें, 10th ग्रुप में मिलता है। किसमें मिलता है ये हमें, 10th ग्रुप में होगा। आप लोगों को बता देती हूँ इसकी ट्रिक है, जिन्ना कनाडा होगा, जो इसके नीचे के एलिमेंट है वो है ये, क्या होगा, जिन्ना कहाँ पर होगा, कनाडा में होगा। क्लियर है, ये हमारा 10th ग्रुप है। एच क्या होता है, ये कैडमियम है, और एच क्या होता है हमारा, मरकरी होता है। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे चलते हैं। From the options given below, select the organism have a 3-chambered heart. चलिए अब हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। 3-chambered हार्ट बोला हुआ है, 3-chambered। सबसे पहले आज हम चैम्बर्स को समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। मैं रो डाल लेती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा हार्ट देखेंगे, 2-chambered हार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, 2-chambered हार्ट, फिर हम देखेंगे 3-chambered हार्ट, फिर हम देखेंगे क्या, 4-chambered हार्ट। देखो जो 3 और 4 है, इसको बस ये याद रखना कि ये डबल सर्कुलेशन यहाँ पे क्या होने वाला है, होने वाला है। डबल सर्कुलेशन क्या होगा यहाँ पर, होगा इन दोनों में। क्लियर है आप लोगों की बात, चलिए आगे देखते हैं। 2-chambered हार्ट हमें मिलता है फिशेज में। किसमें मिलेगा, फिशेज में। क्यों मिलेगा हमें फिशेज में,
क्योंकि इसके अंदर क्या एक ही तो एट्रिया होता है और एक ही क्या होता है इसके पास वेंट्रिकल होता है। ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। जो भी यहाँ से हमारा जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है उसको क्या बोलते हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा वेंट्रिकल के अंदर, और जो वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो सीधा कहाँ पर जाएगा, गिल्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, गिल्स के पास। गिल्स के पास क्या लेने जाएगा, ऑक्सीजन। फिर वहां से सीधा कहाँ जाएगा, बॉडी में सप्लाई हो जाती है। कहाँ पे सप्लाई हो जाती है, बॉडी में। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये किसमें मिलेगा हमें, रेप्टाइल्स में मिलेगा। किसमें, जितने भी रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स हैं सारे। और एक क्या आएगा, एम्फीबिया। रेप्टाइल्स का एक ही हमारा एक्सेप्शन है, वो है क्या हमारा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में क्या मिलता है हमें, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। अब हम देख लेते हैं इसमें कैसे हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट में। इसमें क्या होता है, 2 एट्रिया होते हैं। कितने एट्रिया होंगे इसके अंदर, 2। और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। ये क्या है हमारे एट्रिया, ये भी क्या है हमारा एट्रिया, ये क्या है हमारा वेंट्रिकल है। ये वाला एट्रिया कौन सा होता है, ये हमारा राइट एट्रिया। ये वाला क्या है हमारा लेफ्ट एट्रिया है। ये क्या है हमारा वेंट्रिकल। ऐसे ही हमें इसमें मिलेगा। इसमें भी क्या होंगे, 4 डब्बे बनेंगे। कितने डब्बे बनेंगे, 4। ये क्या है हमारा राइट एट्रिया है, ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रिया, ये क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये किस किस में मिलेगा, जो हम लोग हैं मैमल्स हैं, मैमल्स में मिलेगा। जितने भी एव्स हैं, कहने का मतलब क्या है, जो बर्ड्स हैं उनमें मिलेगा। किसमें मिलेगा, बर्ड्स में, ठीक है। और एक हमारे पास है, ये कौन है, वो क्रोकोडाइल। क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, फ्रॉम विच ऑफ द ऑप्शन सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म हैविंग, इनमें से कौन है जिसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। क्या वो टाइगर है, या पिजन है, फिश है, या फिर सैलामेंडर है। फिश के अंदर हमें 2 चैम्बर्ड मिलेगा, पिजन में 4 चैम्बर्ड मिलेगा, टाइगर में भी 4 चैम्बर्ड मिलेगा। अगर सैलामेंडर है जिसमें क्या मिलेगा, डी ऑप्शन जाएगा जो हमारा। क्लियर है ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आइडेंटिफाई दी फॉल्स। देखते हैं एक आइडेंटिफाई दी फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेज। हमें क्या करेक्ट करना है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स गोज ओनली टू द गिल्स, क्या गिल्स तक जाता है, ऑब्वियस सी बात है गिल्स पर ही जाएगा। ब्लड इज सेंट फ्रॉम द गिल्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मैंने अभी आप लोगों को बताया था बॉडी में भेजा जाएगा। इसके पास कौन सा होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या ये प्रोवाइड करेगा डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन किसमें प्रेजेंट होगा, जो हमारे पास 3 और 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसके पास। ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द ऑरिकल, बिल्कुल गलत। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ये सही बात बता रहा है, ये क्या है हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following animals have a 2 chambered heart? बताइए इनमें से 2 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास है, बर्ड्स के पास है, मैमल्स के पास है, क्रोकोडाइल के पास है, फिश के पास है। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था इसका आंसर क्या चले जाएगा हमारा, फिशेस चले जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। Why is deoxygenated blood kept separate from oxygenated blood in the hearts of some animals like human beings? हमारे में क्या है, हमारे पास 4 चैम्बर है। हमारे पास कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। देखते हैं हम। ये वाला हमारा कौन सा है, राइट एट्रिया है। ये वाला क्या है हमारा, लेफ्ट एट्रिया। ये क्या है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल है। ये वाला क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वाले में हमारा बहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा बहता है हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी। और इसमें हमारा कौन सा ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड बहता है। कौन सा बहता है, डीऑक्सीजनेटेड। देखो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है उसको हम, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। जैसे कि हमें ठंड लगती है तो हम शीविंग करना शुरू कर देते हैं, गर्मी लगती है तो हमें क्या आने लगते हैं, पसीने, हम स्वेटिंग शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारे में अलग अलग बहा जाता है ब्लड। टू हेल्प इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, क्या इसलिए किया जाता है, टू हेल्प इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर, क्या बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए किया जाता है। टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजनेज ऑफ द ब्लड इन द लंग्स,
देखो ऑक्सीजनाइज करने का काम लंग्स का है ना कि हार्ट का है, ठीक है। ऑक्सीजन उसमें कौन डाल सकता है? ऑक्सीजन डालने का काम किसका है? ब्लड को प्योरीफाई करने का काम किसका है? हमारे लंग्स का है, ना कि हार्ट का। हार्ट क्या करता है? उसको हमारी पूरी बॉडी में बहाता है जो ब्लड है उसको, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अ लार्ज बॉडीड एनिमल्स। क्या ये प्रोवाइड करेगा लार्ज बॉडीड एनिमल्स? हमारा आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखता है। तब हमें ठंड लगती है तो हमें शिवरिंग करता है, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो सके जितना हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। और पसीने आने से क्या होता है? तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करता है, उसको उतना लेकर के आता है जितना हमारे लिए जरूरत है। क्लियर है वाली बात? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड? ऐसा कौन सा है जो प्लाज्मा ऑफ ब्लड से क्या है? सिमिलर है। जो कैसा होता है? कलरलेस, कंटेन लेस प्रोटीन। वो होता है हमारा क्या होता है? वो लिम्फ होता है, ये आपको याद करना है। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या होती है? हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। आरबीसी क्या होती है? हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। क्या होती है? हमारी रेड ब्लड सेल। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमें क्लॉटिंग में मदद करती हैं। क्लॉटिंग जैसे कि सभी गिरे होंगे, खेलते कूदते क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। हमारे घुटने में क्या आ जाता है? चोट आ जाती है, फिर हाथ वगैरह में कहीं चोट आ जाती है तो हमारे एक ना ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है ना, ब्राउन ब्राउन रेडिश रेडिश जैसी बन जाती है। फिर कुछ टाइम बाद इचिंग हो जाती है, तब वो सही होने लगती है। फिर हम उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे हटाते हैं कि अभी ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी ने क्या होगा ऐसे, तो वैसे ही हम करते हैं। उसमें हमारी कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। लेकिन इसका आंसर हमारा क्या जाएगा? लिम्फ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कलरलेस क्या है? प्लाज्मा है। और सॉरी, वो कलरलेस क्या है? हमारा लिम्फ है। और क्या कंटेन करता है? लेस प्रोटीन कंटेन करता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर लो ब्लड प्रेशर होता तो हाइपर की जगह पे क्या लग जाता? हाइपो। हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा, और हाइपो का मतलब क्या हो जाता है? कम। देखो हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी आर्टरीज है, क्या है? आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहाने का। एक हमारे पास होती है आर्टरी होती है। क्या होती है हमारे पास? एक आर्टरी होती है। और एक होती है हमारे पास क्या होती है? वेन्स होती है। वेन्स में हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं बहता है। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। क्या बहता है हमारा यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहाने का। किसको बहाने का? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अगर आप लोग बताओ, ये नॉर्मल पाइप है हमारी ब्लड की, ठीक है? ये क्या है? हमारी नॉर्मल पाइप। अगर मैं इसको पतला कर दूं, अगर मैं इसको पतला कर दूं तो क्या इसमें ब्लड उतना बह पाएगा जितना इसमें जा रहा था? इसमें ऑक्सीजन भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन इसमें बहुत ज्यादा होगी। क्या इसमें ज्यादा होगी हमारी ऑक्सीजन? यहाँ पे क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि जो हमारी आर्टरी है वो क्या हो गई है? पतली हो गई है। पतली हो गई है तो हमारा क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। इसीलिए क्लियर है आप लोगों को ये वाली बात? एक इसका एक्सेप्शन है आर्टरी का, वो होती है हमारी पल्मोनरी वेन। क्या है इसका? पल्मोनरी वेन। अकेली ऐसी पल्मोनरी आर्टरी है जो किसको बहाती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेकर के जाएगी। वैसा ही वेन है। वेन का भी एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली जो वेन्स का काम है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहाना, लेकिन जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहाती है। तो आप लोगों को पल्मोनरी वेन क्लियर होगा, आर्टरी क्लियर होगा, वेन्स भी क्लियर हो गया होगा। अब हम ऑप्शन देख लें। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स बिल्कुल गलत। रिलैक्सेशन ऑफ वेन्स, वेन्स के रिलैक्सेशन की वजह से। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? पतला हो जाना आर्टरियोल्स का। आर्टरीज का क्या हो गई है? पतली हो गई है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरियोल्स, रिलैक्स रहेंगी तो हमें हाइपरटेंशन हो गई क्यों? क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है? हमारा वेन्स है। क्या है? ये हमारी वेन्स है। तो आप लोगों को याद रखना है ये डायग्राम, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। In which of the following animals does blood go only once through the heart during one cycle of passage through the body? क्या बोला? ऐसा कौन सा एनिमल जिसमें से एक ही बार ब्लड जाएगा? कितनी बार? एक बार, और वो भी एक ही साइकिल में। ऐसा किसमें होता है? रेप्टाइल्स में होता है, मैमल्स में होता है, फिशेस में होता है। ऑब्वियस सी बात है किसमें होगा? फिशेस में होगा, क्योंकि उनके अंदर कितने चैम्बर है? एक चैम्बर है, एक ऊपर है एक नीचे। एक बार ही क्या होता है? बहता है। फिर उसके बाद से गिल्स के पास जाएगा। ये क्या है? हमारी आर्टरीज हैं। ये क्या है? हमारे वेंट्रिकल्स। फिर गिल्स के पास जाएगा। गिल्स से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा? ऑक्सीजन। फिर सीधा कहाँ पे चले जाएगा? फिश की बॉडी में चले जाएगा, जहां जहां हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। ब्लड कोगुलेशन विथ द हेल्प ऑफ। कोगुलेशन का मतलब क्या है? वही क्लॉटिंग। क्या है इसका मतलब? क्लॉटिंग है। क्या है इसका मतलब? क्लॉटिंग।
क्लियर है ये वाली बात? इसका मतलब क्या है? क्लॉटिंग है। अब देखिए कहां पर कर रहा है, क्या आरबीसी का काम था क्लॉटिंग करने का, क्या डब्ल्यूबीसी का काम था, या प्लेटलेट सेल का था, या ब्लड प्लाज्मा का था? हमारा काम किसका था? प्लेटलेट्स का था। ये वाला आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। अब मैन, एक सेकेंड, a man with blood group A married to a woman of blood group B had a child with group AB. What does this mean in terms of genetics? अगर देखो AB की जगह पे अगर हमारा क्या आ जाता, सिर्फ और सिर्फ A आता तो हम A को डोमिनेंट बोलते, B आता तो B को डोमिनेंट बोलते, लेकिन A भी आ गया तो क्या हम दोनों को ही डोमिनेंट बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, तब दोनों ही डोमिनेंट करा किए तभी तो दोनों साथ साथ आए, अगर नहीं करते तो फिर नहीं आते। जीन फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड जीन फॉर ब्लड ग्रुप बी आर बोथ डोमिनेंट। क्या थे दोनों? डोमिनेंट थे। बिल्कुल सही बात है, पहले ही ऑप्शन में हमें मिल गया है आंसर। जीन फॉर ब्लड ग्रुप बी इज डोमिनेंट एंड जीन फॉर ब्लड ग्रुप ए इज रिसेसिव। बिल्कुल गलत। अगर ऐसा हो जाता, ब्लड ग्रुप ए अगर रिसेसिव हो जाता तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप बनता? बी बनता। जीन फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड जीन फॉर ब्लड ग्रुप बी बोथ आर रिसेसिव, तो ऐसा हो ओ बनता। फिर जीन फॉर ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट एंड जीन फॉर ब्लड ग्रुप बी इज रिसेसिव। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा आ जाता है? ए आ जाता है। क्लियर है वाली बात? तो हमारा आंसर ए जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। In which of the following does blood go through the heart twice during the each cycle? कितनी बार बहता है बताइए? जिनमें कितनी बार जा रहा है? ट्वाइस, दो बार ही जा रहा है। क्या वो हमारे बर्ड मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं? रेप्टाइल्स का एग्जांपल है हमारे पास क्या? क्रोकोडाइल। क्या है? क्रोकोडाइल। एक है हमारे पास फिश है, बर्ड्स और रेप्टाइल। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, फिश में तो एक ही बार होता है। मैमल्स, बर्ड, फिशेस। फिशेस में कितनी बार होता है? एक बार होता है। मैमल, फिशेस, रेप्टाइल्स एक बार होता है। अपने आप ही आंसर क्या जाना था? ए जाना था। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। थ्रोम्बिंग मूवमेंट्स कॉल्ड पल्सेस इज फेल्ट ड्यू टू। किसकी वजह से होता है ये मूवमेंट? blood flowing in the veins, blood flowing in the lungs, blood flowing in the arteries और blood flowing in the heart। किसकी वजह से होता है? जो पल्स, जो हम पल्स रेट हम काउंट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हम यहाँ से काउंट करते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसके साइड में क्या होता है? पल्सेस हमारी जारी होती है। तो हम क्या देखते हैं? हम अपनी वेन्स को देखते हैं, आर्टरीज को देखते हैं, लंग्स को देखते हैं, फिर हार्ट को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके लाओगे। क्लियर है वाली बात? तो चलिए हमारा सेशन होता है आज यहीं समाप्त, ठीक है, 33 तक। तो उसको मैं अगली क्लास में वैसे डिस्कस कराने की कोशिश करूंगी। आज का सेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। आप लोगों को क्या लेना है? एक पेन लेना है, कॉपी लेना है और पूरा अच्छे से अपना कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझो। मैंने बहुत ट्रिक्स बताई हैं आज, तो आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। इसीलिए कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम दो। थैंक यू सो मच।